अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पर मैसेज, उमर, जो हमारे दोनों ग्रुप है ना, दोनों पे मैसेज कर दे जल्दी से। कराए, बिस्मिल्लाह करते हैं। थैंक यू उमर। सर सर सर। आवाज़ आ रही है मेरी? चलो, अच्छी बात है। बल्कि यहाँ से नहीं आ रही, आ रही है बस। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़। ये सिर्फ कर देते स्क्रीन। चलो सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट। अच्छा सर, आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह जो है ना, तुम एसओएफपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब करने के काबिल हो गए। अच्छा, तुमने स्टडी टेक्स्ट एक दफ़ा रन थ्रू की है? स्टडी टेक्स्ट को किसी ने रन थ्रू करने का कष्ट किया है? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पानी और जो शामिल। हाँ, सही सही। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर, आज का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, कल जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यूएशन देखा कि सर, जब एट द डेट ऑफ एक्विजिशन व्हेन पेरेंट इज एक्वायरिंग द सब्सिडरी, तो सब्सिडरी के जितने भी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज़ एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, उन सब को आप फेयर वैल्यू पर लेकर आओगे। अब सर, हमने जो है इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स के हवाले से बात की थी। अब देखें, इंट्रा ग्रुप जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब सब्सिडरी पेरेंट को कोई चीज़ बेच रही है, पेरेंट सब्सिडरी को कोई चीज़ बेच रही है, तो उसमें हम लोगों ने स्टॉक की इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के हवाले से देख ली थी मॉडलिटीज़ कि हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। अब हम बात करते हैं सर, अगर इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग नॉन करंट एसेट्स की हो रही हो, कि पेरेंट अपना कोई पीपी या इंटेंजिबल जो है सब्सिडरी को बेच रहा हो या अदर वे राउंड हो, तो सर किस तरीके से ट्रीट होगा? अनलाइक स्टॉक, देखो याद रखो, पीपी के केस में जो है आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है नॉन करंट एसेट के केस में, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन का भी आंसर आ जाता है। सही है ना? आपका डेप्रिसिएशन का भी आंसर आ जाता है या अमोर्टाइजेशन का भी आंसर आ जाता है इन केस ऑफ इंटेंजिबल्स। तो सर आए इसको, इस एग्जाम्पल को, इस बेसिक सी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को हो जाएगी इस इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स वाले कॉन्सेप्ट पे। लेट्स से पेरेंट की बुक्स में एक एसेट आ रहा था, एक मशीन आ रही थी, 4 लाख की कैरिंग अमाउंट है 4 लाख। सही है। पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है ये 5,60,000 में। डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं जो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है, सही है, वो 5,60,000 में बेचा है। तो सर, पेरेंट की स्टैंड अलोन बुक्स में जो है वो गेन आ रहा होगा 1,60,000 का। ये गेन है इन बुक्स ऑफ पेरेंट, इन बुक्स ऑफ पेरेंट। सही है सर, 1,60,000 का। और सब्सिडरी के पास जो पीपी आ गया वो 5,60,000 का आ गया। सही है ना, जितने में पेरेंट ने बेचा।
अब सर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर देखें ये वही वाली बात हो गई कि ये मेरे एक हाथ में एक मशीन था, क्योंकि आप ग्रुप लेवल पर अगर देखें तो पेरेंट और सब्सिडरी एक तरीके से दो हिस्से हैं ग्रुप के। तो एक हिस्से ने 4 लाख की चीज दूसरे हिस्से को 5,60,000 में बेच दी, तो इफेक्टिवली ग्रुप लेवल पर तो कोई गेन या लॉस हुआ ही नहीं है, ना एसेट की वैल्यू में बढ़ावा या इजाफा हुआ है, ऐसा ही है ना सर। तो सर स्टैंडर्ड स्टेट्स के देखो ये जो तुम्हारा एक्सेस जो वैल्यूएशन हो गई है ना, अभी हमारे केस में कितने से एक्सेस वैल्यूएशन हो गई है, 1,60,000 से 4 लाख की चीज 5,60,000 की कर दी है विद इन ग्रुप में। स्टैंड अलोन लेवल पर अगर तुम बात करोगे तो वाकई स्टैंड अलोन लेवल पर पेरेंट अपने अंदर एक हैसियत रखता है, उसकी बुक्स में गेन आ रहा है स्टैंड अलोन में। इसी तरीके से सब्सिडरी की बुक्स में पीपी जो है वो 5,60,000 का आ रहा है, बिल्कुल सही है वो। मगर जब तुम ग्रुप लेवल पर बात करोगे तो ग्रुप लेवल पर तो भाई एक ही ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है, टू प्रेजेंट फाइनेंशियल्स एज अ सिंगल एंटिटी, टू प्रेजेंट फाइनेंशियल्स ऑफ द एंटिटीज विद इन ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये जो 1,60,000 है ना, ये 1,60,000 को तुम एलिमिनेट करो। अब सर आपको पता है कि कंसोलिडेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये हर साल आपकी जो है डेवलप होती है, हर साल बनती है, ये आपके मेन सिस्टम को हिट नहीं करती, सही है ना। अब सर जरा हम इसकी एनालिसिस एक दफा कर लेते हैं पीपी के पर्सपेक्टिव से कि भाई देखो ईयर 0 पर एस पर ग्रुप, ये मैं पीपी का एनालिसिस आपको करवा रहा हूं। एस पर ग्रुप जो है आपका एसेट कितने का होना चाहिए था सर, 4 लाख का होना चाहिए था आज, मगर सब्सिडरी की बुक्स में जो है कितने का आ रहा है, 5,60,000 का। तो पीपी आपका ओवर स्टेटेड है 1,60,000 से ईयर 0 पर। ईयर 1 के एंड पर आपका ग्रुप के हिसाब से अगर 4 लाख तकसीम होता, अज्यूम कर रहा हूं यूजफुल लाइफ है 4 साल, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 ग्रुप लेवल पर एज इफ के ये एसेट ना बिका होता या नो गेन नो लॉस पे बिका होता तो हर साल डिप्रिसिएशन 1-1 लाख का होता। तो ग्रुप लेवल पर ईयर 1 के एंड पे इसकी फिगर हो जानी चाहिए थी 4 - 1 3, फिर -1 2, फिर -1 0, फिर -1 1 और फिर -1 0। इस तरीके से ये डिप्रिशिएट होता अगर हम ग्रुप लेवल पर बात करते हैं। मगर चूंकि सब्सिडरी की बुक्स में ये 560 पर आ रहा है तो 560 जो है वो डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो हर साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा वो 140 से हो रहा होगा। तो 560 - 140 420 - 140 280 - 140 140 - 140 0। तो सर ईयर 0 पे ग्रुप लेवल पर आपका एसेट होना चाहिए 4 का, मगर आप दिखा रहे हैं सब्सिडरी की बुक्स में, क्योंकि हम स्टैंड अलोन से कंसोलिडेशन की तरफ जाते हैं ना, तो वही तरीका है वारदात में रखूंगा कि मैं स्टैंड अलोन से कंसोलिडेशन की तरफ जाऊंगा कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाते हुए अज्यूमिंग स्टैंड अलोन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा। अब जब तुम कंसोलिडेशन करने के लिए जाओगे तो सब्सिडरी की बुक्स में ईयर 0 पर 560 पे आ रहा होगा, जबकि ये आना चाहिए 4 लाख पे, तो तुम पीपी को कितने से रिवर्स करोगे, 160 से। फिर ईयर 1 के एंड पे जब तुम वापस फाइनेंशियल्स बना रहे होगे तो सब्सिडरी की बुक्स में आ रहा होगा 420 का, जबकि ग्रुप लेवल पर आना चाहिए 3 लाख का, तो तुम पीपी को कितने से रिवर्स करोगे, 120 से। इसी तरीके से ईयर 2 के एंड पे सब्सिडरी की बुक्स में आ रहा होगा 280 पे, मगर ग्रुप लेवल पर आना चाहिए 2 लाख का, तो तुम पीपी कितने से रिवर्स करोगे, 80 से। ईयर 3 के एंड पे सब्सिडरी की बुक्स में आ रहा होगा 140 से, तुम्हारे पास ग्रुप लेवल पर आना चाहिए 1 लाख से, तो तुम पीपी को कितने से रिवर्स करोगे, 40,000 से। इसी तरीके से ईयर 4 के एंड पे जाके ये इंपैक्ट जो है नलिफाई हो जाएगा। अब सर ये तो आपने पीपी का बता दिया, दूसरी तरफ सर गेन या एक्सेस डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा उसका क्या होगा। पहले तो एक रूल समझ लो कि सर जिसका गेन है ना, जो सेलर है उसकी बुक्स में गेन रिवर्स होगा कंसोलिडेशन करते हुए, और जो बायर है उसकी बुक्स में पीपी और डेप्रिसिएशन का हिट आएगा। अगर पेरेंट सेलर है तो ग्रुप रिजर्व्स हिट करेंगे क्योंकि गेन ग्रुप रिजर्व्स में जाता है, और अगर सब्सिडरी सेलर है तो नेट एसेट सब्सिडरी के हिट करेंगे, या दूसरी जबान में ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई हिट करेंगे, क्योंकि सब्सिडरी के 2 स्टेक होल्डर्स होते हैं, ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई। अब सर ये सारी बातें करने के बाद हम जरा एंट्रीज देख लेते हैं 4 सालों की, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एंट्रीज जल्दी से देख लेते हैं। सर मुझे बताएं ईयर 0 पर आज जब आप अज्यूम कर रहा हूं आज इस एसेट की ट्रांजैक्शन भी और आज ही ईयर एंड कंसोलिडेशन आप कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव से ग्रुप लेवल पर गेन कितने से ज्यादा है,
सर 160 से हुआ है, 160 से तो बुक होना ही नहीं चाहिए। किसका है? पेरेंट का। तो ग्रुप रिजर्व देखो मैंने 160 से डेबिट कर दिया। और ईयर 0 पर पीपी कितने से ज्यादा है? 160 से ज्यादा है सब्सिडरी की बुक्स का, तो पीपी मैंने 160 से रिवर्स कर दिया। फिर सर ईयर 1 आया, 1 साल गुजरा, अज्यूम करते हैं 1 साल गुजर गया, उसके बाद क्या होगा? सर आपको पता है कंसोलिडेशन हर साल आप करते हैं, तो सर ईयर 1 के एंड पर आपका ग्रुप रिजर्व्स डेबिट, पीपी क्रेडिट 160 से। मगर आपको भी पता है कि सर एक तो आपने गेन को तो रिवर्स कर दिया, मगर सर पीपी एक्सेस बुक करने की बजाय स्टैंड अलोन पीपी एक्सेस बुक करने की वजह से 4 लाख की जगह 560 पे बुक करने की वजह से आपने सब्सिडरी के स्टैंड अलोन के अंदर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज किया होगा। सर डेप्रिसिएशन कैसे ज्यादा चार्ज किया होगा भाई? अगर तो सर ये ट्रांजैक्शन ना होती गेन पे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता 400 डिवाइडेड बाई 4, 1 लाख का। मगर सब्सिडरी लेवल पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 560 डिवाइडेड बाई 4, 140। इसका मतलब ये है कि सर जब आप गेन रिवर्स कर रहे हो, पीपी को रिवर्स कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन जो स्टैंड अलोन में आपने ज्यादा चार्ज किया हुआ है 40 का, उसे भी रिवर्स करो। तो सर डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में चार्ज हुआ हुआ है? सर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हुआ है सब्सिडरी की बुक्स में। तो सर दूसरी एंट्री आपको पता है डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, तो देखिए नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी मैंने क्रेडिट कर दिए। नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी ना बढ़ रही है आपकी, और आपने पीपी 40 से डेबिट कर दिया है। ये ईयर 1 के एंड पे एंट्री लगेगी। ईयर 1 के एंड पे ये 2 एंट्रीज लगेंगी। अगर तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ईयर 1 के एंड पे ये सारी चीजें हुई हैं, तो आप एक तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करोगे स्टैंड अलोन से जो आ रहा होगा एक्सेस, और अगर कोई गेन या लॉस है तो उसे भी रिवर्स करोगे। अच्छा सर बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके करवा देते हैं। ये जो एंट्रीज है ना, इनको कंबाइन करके करवा देते हैं। सर ग्रुप रिजर्व्स 160 से डेबिट हो रहे हैं, वो 160 से डेबिट हो गया। पीपी 160 से आपका क्रेडिट हो रहा है, 40 से डेबिट हो रहा है, तो नेट बेसिस पे आपका जो पीपी है वो 120 से क्रेडिट हो गया। और सब्सिडरी जो नेट एसेट्स हैं सब्सिडरी के, वो 40 से आपके जो है क्रेडिट हो गए। ये आपका बता रहे डेप्रिसिएशन का रिवर्सल, डेप्रिसिएशन रिवर्सल। ये आपका बता रहा है पीपी रिवर्सल। एंड यू वुड अप्रिशिएट कि ईयर 1 के एंड पर जो आपका पीपी एक्सेस है वो 120 से ही है। आप देख सकते हैं ईयर 1 के एंड पर एक्सेस जो पीपी आपका आ रहा है वो 120 से ही आ रहा है। ठीक है सर, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए इन दोनों एंट्रीज को, ये जो ईयर 1 की एंट्री है, मैंने इसको तोड़ के बता दिया कि देखो एक तरफ गेन रिवर्स हो रहा है और दूसरी तरफ पीपी का एक्सेस जो डेप्रिसिएशन है और जो पीपी है वो रिवर्स हो रहा है। तुम चाहो तो ईयर 1 या ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 की अलग अलग एंट्रीज पास कर लो या एक साथ एंट्रीज पास कर लो। टीचर जो है वो इस तरीके से बाज़ औक़ात बता रहे होते हैं कि भाई जो सेलर होता है उसके रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे, सही, और जो बायर होता है उसका पीपी और डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगा, सही है ना। तो ये एक्चुअली बैकएंड पे जो लॉजिक चल रही होती है वो ये चल रही होती है। याद रखो जिसकी बुक्स का गेन होता है गेन रिवर्स होता है, और जिसकी जो बायर होता है, जो सेलर होता है, उसकी बुक्स का गेन रिवर्स होता है, और जो सेलर होता है उसकी बुक्स का पीपी रिवर्स होता है। और अगर कोई डेप्रिसिएशन एक्सेस ये कम चार्ज हुआ हुआ है, लॉस के केस में कम चार्ज हुआ होगा, तो वो रिवर्स होता है। ईयर 2 आ गया। ईयर 2 के एंड पे अगर आपको सवाल दिया हुआ होता कि भाई 2 साल पहले एसेट बिका है, तो आप ग्रुप रिजर्व्स को डेबिट कर दे 160 से। अच्छा, आप मैं कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूं, कंबाइन एंट्री। सर मुझे बताएं ईयर 2 के एंड पर पीपी कितने से एक्सेस हुआ हुआ है? 80 से। और आपका डेप्रिसिएशन भी आज तक जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितने तक का हुआ है? 80 तक का। ईयर 1 का आपको पता है ना, एसओएफपी जो है वो एज ऑफ बनती है। ईयर 1 के एंड का 40 और ईयर 2 के एंड का 40, तो टोटल नेट एसेट सब्सिडरी 80 से आपने क्रेडिट कर दिए। फिर ईयर 3 आ गया तो ग्रुप रिजर्व्स आपने 160 से ही डेबिट किए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको शायद कंफ्यूजन होगा। तो सर लॉस, आपको जो प्रॉफिट है वो तो 1 साल, भाई कंसोलिडेशन ऐसे होती है एज इफ कि ये हर साल हो रही है, हर साल हो रही है, ठीक है ना सर। तो सर ईयर 3 के एंड पे ग्रुप रिजर्व्स 160 से आपने डेबिट कर दिए। पीपी आपका कितने से एक्सेस था? 40 से। ये ऊपर हमने वर्किंग की हुई है ईयर 3 के एंड पे। और डेप्रिसिएशन आज तक कितने से डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हुआ था? 120 से। तो 120 से आपने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी बढ़ा दिए, मतलब क्रेडिट कर दिए। इसी तरीके से ईयर 4 के एंड पे ग्रुप रिजर्व्स 160 से डेबिट और आपका नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी 160 से क्रेडिट। तो सर अगर आप ईयर 4 के एंड की एंट्री देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईयर 4 के एंड पे सर जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज था वो भी रिवर्स हो गया और गेन जो था वो भी रिवर्स हो गया। पीपी का तो कोई
जो है नामो निशानी नहीं है, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन फुली डिप्रिशिएटेड। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स अगर हो रहा है, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट। सर आपने जो है देखना है कि सर जो आपका नॉन करंट एसेट है वो गेन पे बिका है या लॉस पे बिका है। सर याद रखिएगा, सेलर की बुक्स में गेन या लॉस रिवर्स होगा और बायर की बुक्स में पीपी और डेप्रिसिएशन जो है वो रिवर्स होगा, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है सर। एक और चीज, कंसोलिडेशन आप जब भी करते हैं तो ये हर साल पे करते हैं आप, यही वजह है कि आप स्टैंड अलोन से जो है चीजें पिक करते हैं और कंसोलिडेशन लेवल के लिए एंट्रीज पास करते हैं जो कि सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होती। नॉर्मली कंपनीज में इसके लिए कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है या वो एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे होते हैं, इसको मेन सिस्टम से हिट नहीं करते, क्योंकि सर ये एक्चुअली अगर आप देखो तो ये गेन है स्टैंड अलोन लेवल पर, ये तो सिर्फ ग्रुप लेवल की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सर आई एम श्योर आपको क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट पे। अब सर एक अच्छा सा हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, सही है। सो लेट्स डेलिब्रेट ऑन दैट। सर क्लैरिटी है आप लोगों को, आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। ले लो पिक ले लो। एक मिनट, दोनों ग्रुप्स पे डाल दे भाई, दोनों ग्रुप्स पे डाल दे। ये ले, दोनों ग्रुप्स पे डाल दे। ले ली पिक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये लो, इसके भी ले लो पिक्चर जल्दी से। आगे बढ़े सर। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, गिव इट अ ट्राई। सर क्वेश्चन 8 सर अटेम्प्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 एल्फी लिमिटेड, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
सर सॉल्व करते हैं सर। सर ये क्वेश्चन है, अच्छा तुम लोग इसकी अगर पिक्चर ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा इसके अंदर ना वो टाइप करते हुए इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ का जो पोर्शन है ना वो मिस हो गया था, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है ना। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ का पोर्शन जो है वो मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सर सॉल्व कर रहे हैं सर आप लोग? ये क्वेश्चन लेके ग्रुप पे डाल दो यार, ये क्वेश्चन लेके ग्रुप पे डाल दो। जल्दी से ये क्वेश्चन लेके ग्रुप पे डाल दो। सर कर रहे हो या मैं करवाऊं? बोलो तो मैं करवा दूं। जल्दी जल्दी कर लो शाबाश, जल्दी जल्दी कर दो। सर आवाज़ आ रही है मेरी? सर मैं करवा दूं?
जल्दी जल्दी कर लेंगे सर। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मैं करवा दूं एक दफा? आओ सर, मैं करवा देता हूं इसे। सर मुझे 1 मिनट देंगे आप लोग, मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे, 1 मिनट देंगे, 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग जब तक जो जो फिगर्स निकल सकती हैं वो निकालो, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। सर आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस क्वेश्चन को क्विकली हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सर एल्फी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2015। द फाइनेंशियल पोजीशन एज ए 31 दिसंबर 2016 आर इज अंडर। सर फाइनेंशियल पोजीशन ये दी हुई है, पीपी दिया हुआ है, जो है बुक्स में इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ये असल में कॉमा है, ये जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। इसी तरीके से इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है, अकाउंट पेएबल दिया हुआ है। ठीक है सर। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द आरई ऑफ सी स्टूड एट 160,000, 1,60,000 थी एक्विजिशन डेट पे। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर्स वर एज फॉलो। सर ये ट्रांसफर्स हुए ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है कि सर एज सच डेप्रिसिएशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा पिछले सालों का, इस साल का आएगा तो आएगा। बाई एल्फी, सर एल्फी ने जो बेचा है इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख एंड बुक वैल्यू ऑफ 1,20,000 वॉज ट्रांसफर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू सी। एल्फी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ऑन ट्रांजेक्शन। एल्फी ने 60,000 का जो है प्रॉफिट कमाया है इस ट्रांजेक्शन पे। 1,20 की चीज 1,80 में बेची है।
सही है, ये जो बाई एल्फी है मतलब ये पेरेंट टू सब्सिडरी सेल हुआ है। इसी तरीके से बाई सी जो है इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख, ये टाइपो था तो उसको मैंने सही कर दिया है, 1.5 लाख की बुक वैल्यू थी सर। 1.5 लाख की जो बुक वैल्यू थी वो बिका है 1 जुलाई को, मिड ऑफ द ईयर में सर कितने के प्रॉफिट पे, 40,000 के प्रॉफिट पर। मतलब जो आपकी सर डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगी सर वो कितनी होंगी सर, डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आपकी होंगी वो 1,90,000 होंगी। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वॉज 2.5 ईयर्स एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। सर रिमेनिंग लाइफ जो है वो 2.5 साल है। बोथ द कंपनीज डेप्रिशिएटेड दियर एसेट्स एट 5 ईयर्स। सर डेप्रिसिएशन पॉलिसी सेम है, याद रखो ग्रुप फाइनेंशियल्स के लिए जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है इट शुड रिमेन द सेम। सही है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी शुड रिमेन द सेम। अच्छा सर आए इसको हम क्विकली जो है देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये एल्फी और सी ने जो बेचा है इसकी एडजस्टमेंट ही एक्चुअली इसी के ही सारे पैसे हैं, बाकी तो सारी चीज़ें पुरानी हैं। आए सर लेट्स हैव अ क्विक लुक सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 9। मैं ऐड ऑन कर देता हूँ इसमें आपके जो हैं क्या कहते हैं पेजेस। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन 9 ऑफ हैंडआउट एल्फी लिमिटेड। सर ये हम वर्किंग कर लेते हैं। सर पेरेंट टू सब्सिडरी, सर डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी थी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं परेशान नहीं होना। सर डिस्पोजल प्रोसीड्स थी 1,20 और 60, 1,80। ऐसा ही है सर, मेरे साथ रहेंगे, मुझे बताते भी रहेंगे अगर कोई कैलकुलेशन होगी। सर बुक वैल्यू कितनी थी 1,20, तो सर आपका गेन कितने का है, गेन कितने का आ रहा है 60,000 का। सही है, इधर हम एक काम करते हैं, हम एंट्रीज भी पास कर लेते हैं लगे हाथों। सही है सर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सर एंट्री को आप क्या रिवर्स करेंगे, जिसकी बुक्स में गेन होगा वो रिवर्स होगा और जिसकी बुक्स में लॉस वो क्या कहते हैं पीपी होगा वो रिवर्स होगा। तो सर मुझे बताएं पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है तो ग्रुप रिजर्व्स डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रुप रिजर्व्स डेबिट 60,000 से और पीपी सब्सिडरी की बुक्स में क्रेडिट, कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव से 60,000 से। सर आपको क्लैरिटी है इस चीज़ पे, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको। नहीं बेचा 2 लाख का नहीं है भाई, 2 लाख का कहां बेचा है, बोलता है इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, कॉस्ट थी 2 लाख की भाई, 2 लाख का एट अ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 टू सी एल्फी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ऑन द ट्रांजेक्शन। सही है बेटा, ये तो ये बोल रहा है कि 2 लाख की चीज थी जिसकी बुक वैल्यू थी 1,20। अच्छा ये 2 लाख भी इसलिए दिया है क्योंकि देखो 5 साल का डेप्रिसिएशन है, 5 साल पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, तो 1,20 है तो कितने सालों पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा, 2 सालों का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा। ये कॉस्ट भी जो है इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी खूबसूरती से इसलिए दी गई है क्योंकि सर हम डिप्रिसिएशन के लिए सर रिमेनिंग लाइफ निकाल सकें। अगर तो हमें कॉस्ट नहीं दी हुई होती तो वी कुडंट हैव प्रेडिक्टेड कि रिमेनिंग लाइफ क्या है। सर अगर 2 लाख की कॉस्ट थी, आज इसकी वैल्यू 1,20, 5 सालों पे डिप्रिशिएट होता है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 तो हर साल 40, तो आज इसकी रिमेनिंग लाइफ जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है साल के शुरू में तो कितनी होगी सर, 3 साल होगी ना। ठीक है सर। अच्छा सर अब एक बात करते हैं जरा एक चीज समझो, ये तो हमने निकाल लिया गेन का रिवर्सल, अब सर हमें जो है वो डेप्रिसिएशन का भी तो रिवर्सल करना है। जी सर बिल्कुल, एक्सेस डेप्रिसिएशन जरा देख लेते हैं कितना है सर। सर अगर तो इफ एवरीथिंग वुड हैव बीन नॉर्मल तो सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता आपका, नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज होता 1,20 के डिवाइडेड बाई 3। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना FR1 में कि सर डेप्रिसिएशन निकालने के 2 फॉर्मूले, या तो कॉस्ट को डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ कर दो या बुक वैल्यू को डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ कर दो। सही, मैं इधर लिख भी देता हूँ, दिस इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो सर कितना आ रहा है, इफ नथिंग वुड हैव हैपेंड हाउ मच डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज्ड 40। एक्चुअल डेप्रिसिएशन सर अभी कितना चार्ज हो रहा है सर, 1,80 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है सर 60। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो कि रिवर्स होना है वो कितना होना है 20। सही है, रिवर्स किसकी बुक्स में होगा, क्योंकि सर बायर है सब्सिडरी तो सब्सिडरी की बुक्स में होगा। पीपी सब्सिडरी का डेबिट और
नेट एसेट सब्सिडरी के क्रेडिट। नेट एसेट सब क्रेडिट करने का मतलब है आपकी इक्विटी बढ़ रही है, एक तरीके से रिवर्सल इन एक्सपेंस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑन नेट एसेट्स ना। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, ये तो था पेरेंट टू सब्सिडरी। अब हम काम कर लेते हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं क्विकली। सब्सिडरी टू पेरेंट, यही वर्किंग करेंगे, तरीका वारदात यही होगा। सर ये है डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये है बुक वैल्यू, ये आपका आ गया गेन या लॉस, वॉट एवर द केस इट इज। सर जरा ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख वॉज ट्रांसफर्ड ऑन 1 जुलाई टू एलफीसी, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑन द ट्रांजेक्शन। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वॉज 2.5 साल एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। यहाँ रिमेनिंग लाइफ खुद ने दी हुई है। सर 1.5 लाख की चीज़ 40 की गेन में बिकी है। सर 1.5 लाख की चीज़ जो है 40,000 के गेन में बिकी है, मतलब जेब में कितने गए होंगे, 1,90,000। सर क्विकली एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहले तो गेन का रिवर्सल होगा। सर गेन किसकी बुक्स में? सर गेन आपका सब्सिडरी की बुक्स में, तो नेट एसेट सब्सिडरी के डेबिट हो जाएंगे। कितने से सर? 40,000 से। और पीपी पेरेंट की बुक्स में, पी लिख रहा हूँ मतलब तुम्हें ये डिनोट हो जाएगा, ये पेरेंट की बुक्स में 40,000। इधर मैं रुपीज़ इन थाउजेंड नहीं करता, पूरा पूरा ही करवा देता हूँ, ठीक है सर। अच्छा सर एक्सेस डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी कर लेते हैं। सर इफ़ नथिंग वुड हैव हैपेंड, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना होता सर? नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता 150 के डिवाइडेड बाई 2.5। कितना आ रहा है सर? 150 के डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आ रहा है सर? और एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना है सर? एक्चुअल डेप्रिसिएशन है 190 डिवाइडेड बाई 2.5। सर एक्चुअल डेप्रिसिएशन है 60, बट अभी चार्ज हो रहा है 76 का। सर एक्सेस डेप्रिसिएशन, अच्छा एक मिनट सर आपका जो है आधे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जब तुम डिवाइडेड बाई 2.5 करोगे इसका मतलब है तुम 12 महीनों का कर रहे हो। मगर अगर तुम रिकॉल करो तो जुलाई में हमने खरीदा है, हमने साल के शुरू में ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो 6 महीने का होगा। और हमें पता है कि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी जो है हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब डेज या मंथ्स दिए हुए हो। तो मल्टीप्लाई बाई 6/12, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 6/12 करेंगे। अब ज़रा करें, ये 30 हो जाएगा और ये तुम्हारा 30 का आधा कितना है? 38। तो सर 8 का एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो सर जल्दी से बताएंगे जो 8 का डेप्रिसिएशन है ये कहाँ रिवर्स होगा? सर पेरेंट की बुक्स में रिवर्स होगा। तो सर पीपी पेरेंट की बुक्स का 8,000 से बढ़ जाएगा और ग्रुप रिजर्व जो है पेरेंट के, जीआर का मतलब है ही ग्रुप रिजर्व, सही है ना, 8,000 से बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल में सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन के पैसे थे, बाकी तो सारी पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब सर जल्दी से हम लोग जो है वही अपनी जो एक नॉर्मल वर्किंग करते हैं वो कर लेते हैं। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, नेट एसेट्स। उमर क्लैरिटी है अब? होल्डिंग, पेरेंट होल्डिंग कितनी है? पेरेंट होल्डिंग कितनी है सर? 80%। उमर बेटा मुझे साथ साथ बताते रहना। रिपोर्टिंग डेट, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जल्दी से देख लेते हैं हम। सर आपका जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का वो है 1.25 और रिटेन अर्निंग थी 1.60। और सर रिपोर्टिंग डेट पर जो थी आपकी 447,400 थी, 447,400 थी, 447,400 थी। मगर सर इसमें से जो है हमें कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है। सर नेट एसेट सब्सिडरी के एंट्री नंबर अगर आप 1 देखें तो सर यहाँ कहीं आ रहा है, जी सर नेट एसेट सब्सिडरी एक तो ये आ रहा है, इसको मैं ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ। 20,000 से क्रेडिट का मतलब है बढ़ना, 20,000 से बढ़ रहे हैं नेट एसेट सब्सिडरी के। और सर तुम्हारा जो है नेट एसेट सब्सिडरी के 40,000 से जो है वो कम हो रहा है। ऐसा ही है ना सर? और तो कहीं नहीं आ रहा? जी सर नहीं आ रहा। तो सर मैं इधर कर देता हूँ
प्लस 20 माइनस 40,000। सर मुझे बता दें कितना आ रहा है। जो जो एंट्री का इम्पैक्ट है वो मैंने ले लिया है सर। 427 400। ऐसा ही है सर। सर आप चाहो तो यहाँ ना लो, ग्रुप रिजर्व और एनसीआई को अलग अलग डेबिट कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। टोटल बताएंगे कितना आ रहा है। 285,000। ये कितना आ रहा है 52,400। 52,400 ज़बरदस्त। सर पेरेंट शेयर इन पैप, ये वर्किंग आप यहाँ ना भी करो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे यहाँ मुनासिब लगता है तो मैं इस वजह से यहाँ कर रहा हूँ। 5 के इंटू 80% बताते हैं कितना आ रहा है। 267,400। इसी तरीके से NCI शेयर इन पैप 20% बताते हैं कितना आता है। बताते हैं सर। इतना ज़्यादा 213,920 बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। अच्छा तुमने पैप, अच्छा, तुमने टोटल बता दिया है डिफरेंस, सही है। 213,920 ये पेरेंट का शेयर है और NCI का शेयर है 53,480। ज़बरदस्त सर। ये हमारी वर्किंग नंबर 3 मुकी है। अब सर गुडविल कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं। अच्छा हमें पता है गुडविल की जो कैलकुलेशन करें, अभी हम पार्शियल मेथड पे कर रहे हैं, फुल गुडविल पे अभी हम करेंगे, सही है सर। पार्शियल और गुडविल में क्या फ़र्क है, यू डोंट नीड टू वरी, अभी सब बताता हूँ। सर कितना पे किया है, कंसिडरेशन पेड कितनी है, और पेरेंट शेयर इन नेट एसेट्स कितने हैं सर। सर कंसिडरेशन पे कितनी की है सर। सर कंसिडरेशन पे कितनी की है 4,35,000, सही है ना। एल्फी की बुक्स में आ रहा है ना 4,35,000। 285 का 80% कितना आ रहा है सर। $228,000। सर जल्दी से बताएंगे गुडविल कितनी है। 2,07,000। सर वर्किंग नंबर 5 एट एक्विजिशन डेट ऊपर अभी सर अगर 285 का 80% पेरेंट का तो 285 का 20% NCI का कितना बन रहा है, और $53,480 ये तो पेप में शेयर है। ज़रा बता दें 285 का 20% कितना बनता है। 285 का 20% कितना बनता है। और वर्किंग नंबर 6 57 सम कर देंगे। मीनवाइल यहाँ ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग कर लेते हैं। ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग कर लेते हैं सर क्विकली। सो जस्ट होल्ड ऑन, मेरा एक्चुअली जो है वो लैपटॉप बंद हो गया है, जिससे मैं तुम लोगों की कन्वर्सेशन और तुम्हारा जो तुम बात कर रहे होते हो वो मैं देख रहा होता हूँ, तो मुझे एक्चुअली फिगर्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। तो रुको मैं चार्जर लगा दूँ जल्दी से। जस्ट होल्ड ऑन विद मी। सर आवाज़ आ रही है ना मेरी। मुझे एक्चुअली तुम लोगों की कन्वर्सेशन नज़र नहीं आ रही है, तो वो मेरी जो है क्या कहते हैं, उमर बिल्कुल मेरे पेस के हिसाब से चल रहा है, विच इज़ समथिंग रियली अमेजिंग माशाल्लाह। बाकी बच्चे भी कोशिश करें कि मुझे साथ साथ चीज़ों को बताते रहें, सो दैट वी कैन कवर अप द थिंग्स स्मूथली। जस्ट होल्ड ऑन।
सर आ जाए सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। उमर हमारे साथ हो बेटा, चलो अच्छी बात है। अच्छा सर, तो शेयर इन पेप जो है 53,480 था आपका। एक्विजिशन डेट पे जो एनसीआई का शेयर आया है वो 57,000 आया है। शेयर इन पेप अभी हमने ऊपर वर्किंग की हुई है नेट एसेट्स के साथ, तो उसी से ही हमने निकाल लिया है। ज़रा टोटल करके बताएंगे टोटल कितना आ रहा है एनसीआई का। मीनवाइल ग्रुप रिजर्व्स के अंदर हम जो है पेरेंट रिटेन अर्निंग डालते हैं। अच्छा सर 110,480, ठीक है सर। अच्छा सर, इसी तरीके से पेरेंट की रिटेन अर्निंग जो सवाल में दी हुई है वो दी हुई है तुम्हारी, कितनी दी हुई है, 487,500, 487,500। शेयर इन पेप कितना है, शेयर इन पेप अभी हमने वर्किंग नंबर 3 में नेट एसेट्स में निकाली थी 213,920, 213,920। अब सर ग्रुप रिजर्व्स कहीं कहीं डेबिट हो रहा था जब हमने इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की थी, तो सर एनी अदर एडजस्टमेंट के नाम से ये हमारी वर्किंग है। आप चाहो तो यहाँ पूरा डिटेल भी लिख दो, सही है ना, आप चाहो तो एक्सप्लेनेटरी भी लिख दो, ये मैं एनी अदर एडजस्टमेंट के नाम से। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, नहीं भाई नहीं, ये तुम्हारी वर्किंग है, तुम्हारी टोटली फाइन, कोई हरज वाली। अच्छा सर ग्रुप रिजर्व 60,000 से डेबिट हो रहे हैं एक तरफ, मतलब माइनस हो रहे हैं ग्रुप रिजर्व्स, और कहाँ हो रहे हैं, और सर ग्रुप रिजर्व्स 8,000 से क्रेडिट हो रहे हैं। 60 और 8 -60 और +8, -60,000 +8,000 इक्विटी है ना, तो इक्विटी का डेबिट होना मतलब कम होना होता है 52,000, ठीक है सर। तो सर सम करेंगे, मुझे बताएंगे कितना आ रहा है सर, सम करके मुझे बताएंगे सर कितना आ रहा है, 649,420, थैंक यू। अच्छा सर अब हम जल्दी से बना लेते हैं। मेसर्स ई कंसोलिडेटेड SOFP, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। आए सर, इधर आ जाएंगे आपके एसेट्स, इधर आ जाएंगे आपके अच्छा एसेट्स में कौन कौन से ऐसे, सबसे पहले आ रहा है PP 243, 222, 500, $243 प्लस 222, ट्रिपल 2.5। अब हम देख लेते हैं सर, सर अगर आप देखें एंट्री नंबर 3, एंट्री जो हमने की थी सर सबसे पहली PP कहाँ का, एक तो 60 से ही है सर, ये वाला देख लें आप, PP इस एंट्री की वजह से 60 से क्रेडिट हो रहा है, 20 से डेबिट हो रहा है, सही है, मतलब नेट 40 से कम हो रहा है, सही है ना, नेट 40 से। अगर तुम बोलते हो तो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें एंट्री का इम्पैक्ट समझ में आ जाए। -60 + 20, सही है ना, ऊपर एडजस्टमेंट का। अब तो पेरेंट ग्रुप सब्सिडरी और पेरेंट दोनों को हम क्लब कर रहे हैं ना, तो हमें फिर वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सर एंट्री नंबर 2 में PP 40 से कम हो रहा है, 8 से बढ़ रहा है, तो -40 + 8, सही है ना। वो जो इंट्रा ग्रुप का था ना, एक तरफ PP का रिवर्सल और दूसरी तरफ डिप्रिसिएशन का रिवर्सल, मुझे PP का बताते हैं सर। इन्वेस्टमेंट्स मीनवाइल सिर्फ सब्सिडरी की आएंगी, 232,500, थैंक यू, 393,500, ठीक है सर। अकाउंट रिसीवेबल 22,500 और 15,400, ज़रा बताते हैं मुझे। कैश 1,05,000 और 1,14,000, $37,900। कैश कितना आ रहा है, 219। टोटल बताते हैं सर, टोटल बताते हैं सर। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कैपिटल
ग्रुप रिजर्व्स, NCI, अकाउंट पेएबल 882 900, कैपिटल 3,00,000, ग्रुप रिजर्व 649 420। इतना आ नहीं सकता है यार, ये 882 900 इतना आ नहीं सकता है अपेरेंटली। ग्रुप रिजर्व 649 420, NCI 1,10,480। अच्छा, हमने एक चीज़ मिस कर दी है अगेन हमेशा की तरह, गुडविल। गुडविल कितनी है? 2,07,000, 2,07,000। अब सम करो। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल है 18 और 12 30,000। 1089 900 1089 900। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द क्वेश्चन। सही है ना? तो हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ होता है कंक्लूड। हमारे जितने भी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। अब हमारा एक आखिरी एरिया रह जाता है, दैट इज़ गुडविल, पार्शियल गुडविल एंड फुल गुडविल में डिफरेंस। सर कोई सवाल? हाँ, पिक ले लो प्लीज़, पिक ले लो और दोनों ग्रुप पे डाल देना। ये लो, ये मैं आज भेज भी दूंगा तुम्हें। ये लो, सुकून से ले लो। स्क्रॉल डाउन करना हो तो बता देना, स्क्रॉल डाउन करना हो तो बता देना। हाँ भाई आगे बढ़े। हाँ भाई, तस्वीर ले ली? आगे करूं, स्क्रॉल डाउन करूं? ये लो।
हाँ भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। सर मैं थोड़ा टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक मिनट। तुम लोग भी साथ साथ टाइप करना चाहो तो कर लो, लिखना चाहो तो।
अच्छा सर, बात करें सर। अब बहुत गौर से सुनेंगे, फिर इसके ऊपर एक अच्छी सी इलस्ट्रेशन करेंगे। ये पूरी मैंने कमेंट्री जो है वो लिखवा दी है, इसकी आप लोग पिक्चर ले लेना। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सर, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एनसीआई। अभी आपने देखा जब हमने कंसोलिडेशन स्टार्ट की तो व्हाट वी डिड कि सर एनसीआई का जितना भी हिस्सा होता था एक्विजिशन डेट पे, जो भी आपका फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स होते थे, उसका हम एक परसेंटेज लगा लेते थे और प्रोपोर्शनेटली एनसीआई को हम एलोकेट कर देते थे। ठीक है सर, ऐसा ही करते थे ना हम लोग कि सर एनसीआई का जो भी हिस्सा होता था, लेट से मैं बोलता हूँ नेट एसेट्स हैं वो 1 लाख के और एनसीआई का शेयर है 20% का, तो हम 20,000 एक्विजिशन डेट पे ले लेते थे। जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर उसका बनता था, आप एनसीआई को उस पर वैल्यू करते थे। बट आप भी जानते हैं कि देखिए आपका जो है, लेट से अगर 100% बिजनेस है, 80% अगर पेरेंट एक्वायर कर रहा है, सही है, और 20% एनसीआई कर रहा है, तो जो एनसीआई है 20%, उसकी अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूं तो ऑब्वियसली वो उतनी नहीं होगी जितनी अपेरेंटली बुक्स में दिख रही है, वो उससे कम या ज्यादा होगी। ऐसा ही है ना सर? तो एक सवाल आता है कि हसन, हम एनसीआई को जो है प्रोपोर्शनेट शेयर पर रख रहे हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी जो वैल्यू हो, फेयर वैल्यू, वो इस प्रोपोर्शनेट शेयर से कम या ज्यादा हो। तो एक और स्कूल ऑफ थॉट या एक और मेथोडोलॉजी या एक और पॉलिसी आप कह लें, वो ये है कि भाई एनसीआई को क्या हम फेयर वैल्यू पर रख सकते हैं? द आंसर इज यस। तो सर याद रखें, इसको हम लोग दो फ्रॉम डिस्कशन एंड स्टडी पर्सपेक्टिव हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड एंड फुल गुडविल मेथड। इसका नाम रखा है, सही है ना? यू कैन क्लासिफाई इट एनी वे। आप इसको ये भी कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट एनसीआई और फुल फेयर वैल्यू एनसीआई। अच्छा सर, अब इन दोनों में फर्क क्या है? ऑल्दो वी हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन प्रोपोर्शनेट गुडविल या पार्शियल गुडविल भी जिसको हम कहते हैं, इधर मैं लिख भी देता हूं पार्शियल गुडविल। अब सर पार्शियल क्यों कहते हैं, उसकी भी लॉजिक है। सर पहला डिफरेंस इन दोनों में कि सर जब आप पार्शियल गुडविल मेथड यूज करते हैं या प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड यूज करते हैं, तो इस केस में एनसीआई को जो आप वैल्यू कर रहे होते हैं, जो भी उसका प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है, जो कि हम करते हुए आए, जो भी नेट एसेट्स होते हैं उसका लेट से 30% है, तो आप 30% पे एनसीआई को आप रख देते हैं एक्विजिशन डेट पे। जबकि फुल गुडविल मेथड में जब आप जो है फेयर वैल्यू, एनसीआई को जो है वो फेयर वैल्यू पर रखते हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर पर नहीं रखते। लेट से 1 लाख के नेट एसेट्स हैं, एनसीआई का शेयर है 20% का, तो प्रोपोर्शनेट शेयर अगर आप जो है पार्शियल गुडविल मेथड यूज करते हैं तो एनसीआई को 20,000 पे रखते हैं। अज्यूम कर लें मार्केट वैल्यू चल रही है इसकी 35,000, तो फुल गुडविल मेथड के अंदर आप एनसीआई को एक्विजिशन डेट पे 35,000 पे रखेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। दूसरा डिफरेंस सर, इसका मतलब यह है कि पार्शियल गुडविल में या प्रोपोर्शनेट गुडविल में आपकी जो गुडविल कैलकुलेट हो रही होती है वो पेरेंट के हिस्से की हो रही होती है, दूसरी जबान में, क्योंकि एनसीआई का हिस्सा तो आप उसको फेयर वैल्यू पर रख ही नहीं रहे और पेरेंट के हिस्से को तो आप फेयर वैल्यू पर रखते हैं, तभी तो गुडविल आती है। तो वो जो गुडविल होती है वो पेरेंट के हिस्से से रिलेटेड होती है कि भाई पेरेंट जो है लेट से 80,000 के शेयर के लिए 1.5 लाख दे रहा है। ऐसा ही है ना? आप क्या करते हैं कि भाई पेरेंट इतना पे कर रहा है कंसिडरेशन पेड और उसको इतना हिस्सा मिल रहा है, तो टेक्निकली आप पेरेंट के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करें। जी सर, पार्शियल गुडविल के अंदर आप पेरेंट के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सर फुल गुडविल के अंदर, फुल गुडविल में आप पेरेंट प्लस एनसीआई दोनों की जो है आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सही है ना सर? दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इन पार्शियल गुडविल मेथड वी कैलकुलेट द गुडविल ऑफ ओनली पेरेंट्स शेयर, but in full goodwill method we calculate the goodwill of both parent as well as NCI। सर कैसे करते हैं अभी इलस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा सर याद रखें, सर गुडविल कभी तो खत्म होगी ना, या हालात खराब हो गए। जी सर, तो याद रखें गुडविल अमोटाइज नहीं होती, गुडविल इंपेयर होती है, इंपेयरमेंट लॉस जिसको हम कहते हैं, IS-36 के तहत जो हमने पढ़ा है बेसिक लेवल पे। सर याद रखें, अगर तो प्रोपोर्शनेट गुडविल है तो इंपेयरमेंट लॉस का जो भी शेयर है वो पेरेंट को हिट होगा, एनसीआई को हिट नहीं होगा। और अगर फुल गुडविल मेथड है तो सर इंपेयरमेंट का हिट पेरेंट को भी होगा और एनसीआई दोनों को होगा। पेरेंट को हम डिनोट करते हैं ग्रुप रिजर्व से। अच्छा सर, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें कौन सा मेथड यूज करना है, फुल गुडविल मेथड या पार्शियल गुडविल मेथड? सर याद रखें, फुल गुडविल मेथड सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब एनसीआई की फेयर वैल्यू दी हुई हो।
वरना वो यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि आप फेयर वैल्यू पर रख ही नहीं सकते। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपको रिकॉल करे IAS 16, तो IAS, क्योंकि देखो पार्शियल गुडविल या फुल गुडविल इट्स अ पॉलिसी, इट्स अप टू यू, आप क्या ऑप्ट करते हो, आप कौन सी सब्सिडी को जो है वो फुल गुडविल पे रखते हो, किसको आप पार्शियल गुडविल पर, इट्स अ पॉलिसी राइट, इट्स अ डिसीजन बेस्ड जो है सिनेरियो आपके ऊपर है, इट्स नॉट एन एस्टिमेट। तो सर हमने पढ़ा था जैसे सब्सिडी एक हमारे लिए एसेट है ना, जैसे सर हमने पढ़ा था पीपीई में कि आप कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल पूरी क्लास के लिए आप करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तीतर बटेरो एक ही आपकी गाड़ी की क्लास है, उसमें से 10 गाड़ियां कॉस्ट पे रखी हो, 5 गाड़ियां फेयर वैल्यू पर रखी हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो हमने पढ़ा था या तो कॉस्ट रखोगे या फेयर वैल्यू रखोगे, तीतर बटेर नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो होती ही प्रॉपर्टीज है। तो सर यहां भी ऐसा ही है कि आप अपनी तमाम सब्सिडरीज के लिए, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ये इंटरव्यूअर का या आपका नॉर्मली एग्जाम में एमसीक्यू जो है इसका आ सकता है। तो सर क्या अगर लेट से मेरी 10 सब्सिडरीज है, तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कुछ सब्सिडरीज के लिए पार्शियल यूज करूं, कुछ सब्सिडरीज के लिए मैं फुल गुडविल यूज करूं, इज इट अलाउड? जी सर बिल्कुल अलाउड है, आपकी मर्जी है। आप जिस सब्सिडरी के लिए पार्शियल गुडविल मेथड यूज करें एनसीआई को वैल्यू करने के लिए, और जिस सब्सिडरी के लिए जो है आप फुल गुडविल मेथड यूज करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है सर। अच्छा एक और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेरे दिमाग में आ रहा है, सर याद रखिएगा बाजुकात एग्जामिनर फेयर वैल्यू तो देता है बट आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए लिख देता है कि कंपनी हैज अ पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट। जैसा कि हमने अभी जो है पिछली 2 क्लासेस के अंदर क्वेश्चन देखे थे कि लिखा हुआ होता था कि एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो चाहे फेयर वैल्यू दी हुई हो मगर हमें पॉलिसी को देखना है। अगर पॉलिसी नहीं लिखी हुई तो फिर आप भले फुल गुडविल पे कर लें। तो सर आई एम श्योर आपको जो है फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल के हवाले से क्लैरिटी है, और आपको जो बाकी मैंने डिफरेंसेस बताए उस पर भी क्लैरिटी है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें सर।
अच्छा सर, सर आप लोग मेरे साथ हो, मेरे साथ हो आप लोग सर? आए सर, जल्दी से इसको कर लेते हैं हम लोग। लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। सर सिनेरियो है, नेट एसेट सब्सिडरी के दिए हुए हैं, एक्विजिशन डेट पे कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है, रिपोर्टिंग डेट पर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है। पेरेंट पेड 678,000 फॉर अ शेयर ऑफ 60%। पेरेंट ने 6,78,000 पे किए हैं 60% के शेयर के लिए। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट इज 3,24,000। फेयर वैल्यू जो है एनसीआई की वो 3,24,000 है। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट इज 20,000, यानी प्लांट जो है वो 20,000 रुपये फेयर वैल्यू उसकी ज़्यादा है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एट एक्विजिशन डेट इज़ 8 ईयर्स एंड रिपोर्टिंग डेट इज़ 5 ईयर्स। तो आए सर, इसको जल्दी से हम लोगों का जो है हमेशा की तरह जो तरीका है वारदात होगा, सही है ना, वो हम लोग नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी at acquisition date, at reporting date, capital, retained earning, fair value, adjustment of plant। ठीक है सर। सर कैपिटल कितना है सर? 5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख की रिटेन अर्निंग है, और ये 20,000 है, खुद ये बता रहा है 20,000 है। सर टोटल एसेट्स कितने के हो गए? 6,20,000 फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सर रिपोर्टिंग डेट पर कैपिटल 5 लाख का है, रिटेन अर्निंग जो है वो आपकी 870 है। और सर आपका ये जो 20,000 का प्लांट है, अब ये 20,000 का नहीं रहा, 20,000 डिवाइडेड बाई 5, बल्कि आप इसको ऐसे कर लें, 20,000 डिवाइडेड बाई 8, तो 1 साल का इंटू 5, तो ये आ गया 12,500। सर ज़रा मुझे टोटल करके बताते हैं, टोटल करके बताते हैं कितना आ रहा है? 1382,500। सर पेरेंट शेयर इन पैप, फॉर्मेट वही रखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। एनसीआई शेयर इन पैप 1382.5 माइनस 620, हमारा परसेंटेज कितना है सर? 60% ना, इंटू 60%। सर कितना आ रहा है? 3,05,000, 3,05,000। और एनसीआई शेयर कितना आ रहा है सर? इंटू 40%, 457। एनसीआई का शेयर कितना आ रहा है मुझे ज़रा बताते हैं। एनसीआई का शेयर कितना आ रहा है? अच्छा, ये हो गया 457,500 और ये हो गया 3,05,000। थैंक यू फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब सर गौर से देखेंगे, ये नेट एसेट्स आ गए हैं हमारे। अब हम इधर, अब असल काम हमारा जो है अभी शुरू होता है, जो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पार्शियल गुडविल के अंदर। सर गुडविल कैसे आएगी? जैसे करते हुए हैं, कंसिडरेशन पेड कितनी है सर? कंसिडरेशन पेड है सर आपकी कंसिडरेशन 6,78,000, 678,000। पेरेंट शेयर इन नेट एसेट्स, सर ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? सर 6,20 का 60%, सर कितना आ रहा है? 6,20 का 60% कितना आता है सर? 3,72,000। तो सर गुडविल कितनी आ रही है सर?
6,000, ज़बरदस्त। सर एनसीआई की कैलकुलेशन एट एक्विजिशन। अब आप देखिएगा कि पार्शियल गुडविल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं ताकि आपको फुल गुडविल में। एट एक्विजिशन सर कितना, सर 620 अगर पेरेंट का था तो 620 का 40% हमारा है, विच कम्स टू 620 का 40% कितना बनता है, 124 248। सर शेयर इन पेप अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 3,05,000। टोटल बताते हैं कितना आ रहा है, 533,000। थैंक यू। अच्छा सर अब आप देखिएगा कि सर फुल गुडविल में मैं क्या कर रहा हूं। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। फुल गुडविल में आप देखिएगा फुल गुडविल मेथड। अब सर फुल गुडविल के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले देखो भाई जो पेरेंट पे कर रहा है वो पेरेंट के हिस्से की फेयर वैल्यू है ना, तभी वो पे कर रहा है। तो फुल गुडविल के अंदर मैं पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू निकालता हूं। सही। अब आप देखिएगा सर मुझे बताएं फुल गुडविल के अंदर जो पेरेंट अपने हिस्से की पे कर रहा है वो तो है कंसिडरेशन पेड। थोड़ा और बेहतर अंदाज में लिख देता हूं, कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट। पेरेंट कितना पे कर रहा है सर, 6,78,000। ऐसा ही है सर। सर मुझे बताएं एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है, ये पेरेंट के हिस्से की फेयर वैल्यू है। एनसीआई की फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है 3,24,000। सर जब मैं पेरेंट जितना पे कर रहा है और जो एनसीआई की फेयर वैल्यू है दोनों को सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, मेरे पास पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू आ जाएगी। सर सम करके बताते हैं कितना आ रहा है, सर सम करके बताते हैं कितना आ रहा है। अच्छा ये मैं करेक्शन कर देता हूं, ये 533 नहीं है 553 है। सर ये आ रही है 1,10,02,000, ये है पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू। वहां आप निकाल देते सिर्फ पेरेंट के हिस्से की। अब सर आज नेट एसेट्स कितने हैं बुक्स पे, टोटल नेट एसेट्स। सर टोटल नेट एसेट्स कितने हैं सर, सर नेट एसेट्स हैं 6,20,000। तो सर गुडविल कितनी है, गुडविल कितनी है सर, $1,10,02,000 माइनस 6,20,000। सर गुडविल कितनी आ रही है, दोनों का डिफरेंस लें। टोटल फेयर वैल्यू बिजनेस की मार्केट के हिसाब से 10,02,000, जबकि नेट एसेट जो है वो है 6,20,000 के जब हम फेयर वैल्यू पर लाते हैं। तो सर मुझे बताएं आपका जो गुडविल है टोटल बिजनेस की वो कितनी है, 3,82,000। अब ये जो 3,82,000 है इसके अंदर पेरेंट के हिस्से की भी गुडविल है और एनसीआई के हिस्से की भी गुडविल है। ठीक है सर। अब सर एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सर लास्ट टाइम जो हमने एनसीआई को वैल्यू किया था वो उसका जो भी हिस्सा था वो 248 पे किया था। अभी कितने पे करेंगे, फेयर वैल्यू पर 3,24,000। और पेप शेयर कितना है सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इसका हिस्सा 3,05,000। सम करके बताएंगे सर कितना आ रहा है, 3,3,6 और ये 3,29,000। यू वुड अप्रिशिएट के एक काम करो, मैं तुम्हें रिकंसाइल भी करवा देता हूं। सर पार्शियल गुडविल में जो है तुम्हारा 3,06,000 की गुडविल थी और यहां आ रही है तुम्हारी 382 की। तो सर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, जरा 382 और 3,06,000 का डिफरेंस निकालो। 382 और 3,06,000 का डिफरेंस निकालो। इट कम्स टू मेरे ख्याल से 76,000। यू वुड अप्रिशिएट कि जब तुम 3,24 और 2,48 का एनसीआई का प्रोपोर्शनेट और 3,24 का डिफरेंस लगा लोगे फेयर वैल्यू का, दो भी आपका 76,000 ही बनेगा। तो ये एक्चुअली एनसीआई का जो हिस्सा है फेयर वैल्यू का वो आपका गुडविल में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है और आपको पता चल गया कि प्रोपोर्शनेट और फुल गुडविल मेथड में हाउ वी आर गोना कैलकुलेट।
सही ना। फुल गुडविल मेथड में कुछ नहीं करना, आपने पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू लेनी है और नेट एसेट से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू कैसे आएगी सर, जो पेरेंट अपने हिस्से के लिए दे रहा है वो, और एनसीआई की जो सवाल में फेयर वैल्यू दी हुई है वो, दैट्स इट। और आप दे देखना है उसके अगेंस्ट जो है नेट एसेट्स कितने हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी गुडविल। आई होप सर आपको क्लियर है। अच्छा सर, खुश हैं, आगे बढ़े या आज के लिए इतना ही रखें? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कंसोलिडेटेड एसओएफपी जो है वो वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो गया है। वी हैव डेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कंसोलिडेटेड एसओएफपी वाला एरिया हो चुका है, उसमें पार्शियल, फुल गुडविल, सारी मॉडलिटीज़ हमने देख ली हैं। अब तुम लोगों ने क्या करना है, मैं तुम लोगों को सवालात तो दूंगा, मगर स्टडी टेक्स्ट जो है उसमें अच्छे खासे जो है तकरीबन 40-50 के करीब सवालात हैं प्रैक्टिस के लिए, हाथ साफ करने के लिए। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मैं भी दूंगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू खुदारा जो भी कंसोलिडेटेड एसओएफपी वाले क्वेश्चंस हैं खुदारा अटेम्प्ट कर लो, सुकून में आ जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, ठीक है ना। हमने इसको डिटेल में यहाँ देखा है, हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन किया है, बट तुम लोग अपने पार्ट पे भी खुदारा स्टडी टेक्स्ट को रन थ्रू कर लो। कल इंशाल्लाह जो है हम लोग पीएनएल शुरू करेंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल। थैंक यू सो मच।